अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल। क्रिस्टल के जरिए हम एक्स रेज की डायफ्रैक्शन किस तरीके से करवाते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल। क्रिस्टल के जरिए एक्स रेज की डायफ्रैक्शन कैसे करवाई गई। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they have short wavelength of the order of exponent -10 meter, therefore it is not possible to produce interference fringes of x-rays by young double slit method। हमने कहा कि x-rays जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो आम विजिबल लाइट के मुकाबले में बहुत शॉर्ट होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्सपोनेंट -10 मीटर के ऑर्डर में होती है। लिहाजा therefore it is not possible to produce interference fringes of x-rays by young double slit method। लिहाजा ये बात जो है वो पॉसिबल नहीं है कि यंग डबल स्लिट मेथड के जरिए एक्सरेज की जो है वो हम फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकें। लिहाजा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मेथड जो होता है वो एक्सरेज पर अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों, वजह मैं आपको बताता हूँ। भाई डायफ्रैक्शन के लिए हमने बात की थी ना कि ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए, गौर से सुनिएगा, ऑब्स्टेकल जो होना चाहिए वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यह था कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो विजिबल लाइट जाती थी वो बेंड हो जाती थी, लेकिन उसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जब मैं एक्सरे को गुजारने जाता हूँ तो एक्सरे तो इसके मुकाबले में बहुत ही छोटी सी है और इसको जब हम गुजारते हैं तो वो सीधी सीधी गुजर जाती है, इसमें डायफ्रैक्शन नहीं होती। और एक्सरेज के अंदर जब तक डायफ्रैक्शन नहीं होगी तब तक इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं था। तो लिहाजा क्या किया, इसको रॉक सॉल्ट के जरिए, क्या किया गया, रॉक सॉल्ट के जरिए, नमक के टुकड़े के जरिए जो है वो एक्सरे के अंदर क्या करवाई गई थी, नमक के टुकड़े के जरिए एक्सरे की जो है वो डायफ्रैक्शन WH ब्रेक नाम ने की थी, जिसने नमक का टुकड़ा रखा था और एक्सरे को जब सामने से गुजारा तो एक्सरे क्या हो गई, डायफ्रैक्ट हो गई थी। तो यहां हमने कहा रीजन ऑफ एक्सरेज डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल, क्रिस्टल के जरिए क्या करने की वजह थी, तो हमने कहा इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्सरेज डायफ्रैक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ क्रिस्टल सच एज रॉक सॉल्ट इन विच the atoms are uniformly spaced in plane and separated by a distance of the order of exponent -10 meter। हमने कहा कि भाई ये जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो एक्सपोनेंट -10 मीटर है। और हमने कहा रॉक सॉल्ट जो है, गौर से सुनिएगा, रॉक सॉल्ट के दरमियान जो एटम के दरमियान का जो फासला होता है उसका ऑर्डर भी क्या होता है, एक्सपोनेंट -10 मीटर का ऑर्डर होता है। लिहाजा इस रॉक सॉल्ट से जब हम एक्सरे को गुजारते हैं तो वो क्या हो जाती है, डायफ्रैक्ट हो जाती है, जबकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो डायफ्रैक्ट नहीं हो रही थी। तो ये एक रीजन हमने बता दिया। आइए अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल इन विच डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय d। मैं आपको यहाँ डायग्राम से यहाँ बताता हूँ। भाई मैंने नमक का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ जो है वो रिप्रेजेंट किया। भाई ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम बना दिया, चलो भाई ये एटम बना दिया। ये एटम है और हर दो एटम के दरमियान का जो फासला वो क्या है, यूनिफॉर्म है। चलो भाई अब मैं लाइन से ये बता देता हूँ कि भाई ये एटम थे, लाइन लगा देते हैं भाई। अब जो है, अब एक्सरे को जब हम यहाँ से गुजारते, गौर से सुनिएगा, पहली एक्सरे की जो वेव थी ना वैसा ही इस एटम से टकरा कर डायफ्रैक्ट हो गई। दूसरा एक्सरे जो थी मिसाल के तौर पर वो पहले एटम से तो बच जाती है, लेकिन दूसरा वाला जो एटम था उससे टकरा कर क्या हो गई, वो डायफ्रैक्ट हो गई। अब जी हमारे पास जो है वो रेडिएशन नंबर 1 है, ये हमारे पास रेडिएशन नंबर 2 है, ये रेडिएशन नंबर हमारे पास 3 है और ये रेडिएशन नंबर क्या है, 4 है। अब रेडिएशन 1 और 2 की अगर मैं बात करता हूँ, रेडिएशन नंबर 1 जो थी ना वैसे करके 3 बन गई, 2 वाली थी वो 4 बन गई मिसाल के तौर पर। अब 1 और 2 के दरमियान का जो पाथ डिफरेंस है, कितना फासला था, 1 और 2 के दरमियान पाथ डिफरेंस है वो इतना है, S1।
और 3 और 4 के दरमियान का जो फासला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इतना फासला था, ये हो गया S2। यहाँ हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ हमारे पास बन रहा है एंगल बन रहा है थीटा। अब इन चारों कोनों को हम एक नाम दे देते हैं। इन चारों कोनों को हमने जो है वो क्या किया, देखो भाई ABCD, ABCD का नाम दे दिया। यहाँ रेडिएशन 1 और 3 के दरमियान का फासला था S1, रेडिएशन नंबर जो है वो 3 और 4 के दरमियान का फासला था वो S2 था। चारों कोनों को हमने एक नाम दे दिया, ABCD का नाम दे दिया। 2 एटम के दरमियान का जो फासला था वो D था, लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला D हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हो गया S1। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ABC और ACD और ABC, 2 हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC में हमें मालूम है एंगल के सामने परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर जिसके मुकाबले में 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो बेस होती है, बेस नहीं मालूम, हमें हाइपोटेनस मालूम है, भाई D तो मालूम है ना, यह हाइपोटेनस मालूम है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हमें हाइपोटेनस मालूम है। इसका मतलब हम साइन थीटा क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है S1 के, हाइपोटेनस बराबर है किसके, D के। यहाँ हो गए D, यहाँ जो है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। S1 किसके बराबर हो गया, S1 बराबर हो गया D साइन थीटा के, S1 किसके बराबर हो गया, D साइन थीटा के। इसी तरीके से ट्राइंगल ACD की बात करते हैं, यहाँ पर भी यही है, परपेंडिकुलर हमें मालूम है और हमें हाइपोटेनस मालूम है, तो ये हो गया S2 और ये हो गया D। इन ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, S2 अपॉन D, D वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो S2 किसके बराबर हो गया, D साइन थीटा के। अब टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर है भाई, ये पहली रेडिएशन वहां चले गई थी, दूसरी यहां चले गई थी, तो ऊपर वाली रेडिएशन और नीचे वाली रेडिएशन में जो टोटल पाथ डिफरेंस था वो S1 प्लस S2 था। यहां से लेकर यहां तक इतना फासला था, यहां से लेकर यहां तक इतना फासला था, S1 और S2 का सम होगा, तो पाथ डिफरेंस यहां किसके बराबर हो गया, S1 प्लस S2। S1 बराबर है D साइन थीटा के, S2 भी बराबर है D साइन थीटा के, और ये पाथ डिफरेंस हो गया S टोटल, D साइन थीटा दोनों को प्लस किया, ये क्या हो गया, S बराबर हो गया 2D साइन थीटा। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो है वो मैंने कहा कि मुझे डायफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होती है, इंटरफेरेंस चाहिए होती है, और कौन सी, कंस्ट्रक्टिव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S किसके बराबर होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S बराबर होता है m लैम्डा के। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या करने जा रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन 1 का S बराबर होता है D साइन थीटा के, और इक्वेशन 2 का S बराबर है m लैम्डा के। लिहाजा क्या हो गया, 2D साइन थीटा बराबर किसके, 2D साइन थीटा बराबर है किसके, m लैम्डा के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज नॉन एज ब्रेग्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं ब्रेग्स इक्वेशन का, या इस पूरे फिनोमेना को नाम दे दिया गया ब्रेग्स लॉ का। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में जब भी एक्सरेज की डायफ्रैक्शन की बात होगी ना, न्यूमेरिकल्स में जब भी एक्सरेज की डायफ्रैक्शन की बात होगी तो उस वक्त आपके पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, m लैम्डा बराबर होता है किसके, 2D साइन थीटा के। तो यहाँ जाकर हमने एक्सरेज की डायफ्रैक्शन का टॉपिक भी जो है वो मुकम्मल किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।